नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रिपोर्टर लाइव में अपने हम तमाम संवाददाताओं से लेते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी की डिग्री स्कूल कॉलेज की वेबसाइट पर नहीं है। खबर की अहम जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। मोदी की डिग्री को लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। आपके संयोजक ने 31 मार्च को सुनाए गए आदेश पर समीक्षा याचिका दायर की है। कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें डिग्री शेयर करने के लिए कहा गया था। साथ ही अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने केजरीवाल की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के बाद मामले को स्वीकार कर लिया है। जस्टिस बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने उत्तरदायी गुजरात विश्वविद्यालय को मुख्य सूचना आयुक्त तत्कालीन प्रोफेसर श्री एम सिदार और भारत के संघ के लिए एक नियम जारी किया है। मामले को 30 जून को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है। अंग्रेजी वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक अपनी रिवेन्यू याचिका में केजरीवाल ने कहा है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से गुजरात विश्वविद्यालय के लिए पेश किए गए इस सेमिनार के आधार पर कोर्ट ने 31 मार्च को आदेश में नोट किया है कि पीएम मोदी की शिक्षा डिग्री गुजरात विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध है, जबकि यह सही नहीं है क्योंकि वेबसाइट पर केवल एक ही ऑफिसर रजिस्टर मौजूद है जो मूल्य डिग्री से अलग है। वहीं इससे पहले एचजीसी मेहता ने गुजरात के उच्च न्यायालय से समीक्षा प्रस्ताव भी किया था कि उत्तर डिग्री गुजरात विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इससे केजरीवाल कर सकते हैं। इसी के आधार पर बनाते हुए अरविंद केजरीवाल ने फैसले की समीक्षा की मांग की है। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि उन्हें गुजरात विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट को पूरा स्कैन करने के लिए इस विषय पर विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की मदद की ली है और उससे यह पता चला है कि डिग्री के ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया है, जबकि विश्वविद्यालय ने हाई कोर्ट की समीक्षा इस तरह का दावा किया था कि इससे अलावा समीक्षा याचिका और 25,000 रुपये का जुर्माना को भी चुनौती दी गई है। समाचार एजेंसी और पीटीआई के मुताबिक दरअसल अप्रैल 2016 में तत्कालीन ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को केजरीवाल को मोदी की डिग्रियों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। वहीं गुजरात हाई कोर्ट ने साफ तौर पर जो है कहा कि गुजरात विश्वविद्यालय जो है सूचना आयोग को इसकी जानकारी देगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर सवाल खड़े हुए थे तो खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जुर्माना लगाया गया था। कहा था कि 25,000 का जुर्माना अरविंद केजरीवाल पर लगाया जाएगा, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने अपनी पिटीशन जारी की है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। सोनीपत में महापंचायत जारी है। साक्षी मलिक ने अल्टीमेटम दिया है कि मुद्दा सुलझने के बाद ही वो एशियन गेम को खेलेंगी। इसी की अहम जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी। पहलवानों के समर्थन में हरियाणा के सोनीपत में महापंचायत हुई। महापंचायत में कहा गया कि 15 जून तक अगर सरकार के द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो आगे की रणनीति पर बात की जाएगी। वहीं इस दौरान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान साक्षी मलिक ने कहा कि अगर ब्रजभूषण बाहर रहेगा तो डर का माहौल रहेगा। इसके साथ ही साक्षी मलिक ने कहा कि हम तभी चैंपियनशिप खेलेंगे जब तक ये पूरा मुद्दा सुलट नहीं जाता। वहीं इस दौरान बजरंग पुनिया ने महापंचायत में कहा कि ये महिलाओं के मान सम्मान की बात है, हम दिल से इस मामले में जुड़े हुए हैं, हम इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। इस दौरान बजरंग पुनिया ने कहा कि अगर 15 जून तक मामला नहीं सुलझता है तो हम 16 और 17 को जंतर मंतर पर फिर से प्रदर्शन करेंगे। वहीं इसके आगे की रणनीति तभी निकालेंगे। वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण के खिलाफ एक और फिजियोथेरेपिस्ट ने बड़ा दावा किया है। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा है कि 100% पहलवानों के दावे सच हैं। जो भी पहलवान ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं वो सभी आरोप सच है। रेसलिंग से जुड़े फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत मलिक का बड़ा दावा है। उन्होंने कहा कि पहलवानों ने जो भी आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए हैं वो 100% सही है। पहलवानों को ब्रजभूषण अपने मकान पे बुलाता था, अगर पहलवान नहीं मानते थे तो उनको खेल से रोक दिया जाता था। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। शरद पवार ने बेटी सुप्रिया और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है और अजीत पवार को इस पर करारा झटका लगा है। खबर की अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। एनसीपी चीफ शरद पवार ने बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है। उन्होंने अपने पार्टी में अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को
कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया है। इस ऐलान के बाद उनके भतीजे अजित पवार को करारा झटका लगा, जिन्होंने अपने मन में कई महत्वाकांक्षा पाले रखा हुआ था। आपको बता दें, लगातार एनसीपी में लगातार विवादों का दौर जारी था। एक तरफ लगातार भतीजे अजित पवार बीजेपी के नजदीक दिखाई दे रहे थे, तो दूसरी तरफ लगातार शरद पवार का माइंड गेम जारी था। पिछले दिनों शरद पवार ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। उनके जितने भी समर्थक थे उन्हें मनाने में जुट गया। उसके बाद बहुत ही राजनीतिक तरीके से शरद पवार ने अपने इस्तीफे को वापस लिया था और आज अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज हो गई। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिव्यकर आनंद, इंडिया वॉइस। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का खतरा उत्तर पूर्वोत्तर की तरफ ज्यादा देखा जा रहा है। गुजरात में इसका खतरा मंडरा रहा है। खबर की अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के तेज होने की संभावना है। ये चक्रवाती तूफान गुजरात के तटीय क्षेत्र के से होकर के गुजर रही है, जिसको लेकर के अब गुजरात प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। भारी बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये पूर्वोत्तर और पश्चिम की तरफ भी तेजी से बढ़ेगा। इसका खतरा गुजरात पर मंडरा रहा है। मौसम विभाग चक्रवाती बिपरजॉय पर लगातार नजर रखे हुए हैं। ये गुजरात के से टकराएगा या नहीं। वर्तमान स्थिति के अनुसार ये अति विनाशकारी चक्रवात बिपरजॉय पोरबंदर से 620 किलोमीटर दूर पर है। गुजरात के तट पर इसे तूफान का असर 11 जून से देखा जा सकता है। राज्य में मछुआरों और तटीय इलाकों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है। ऐसी संभावनाएं हैं कि 11 जून से 14 जून तक गुजरात के तटीय इलाकों में 50 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। गुजरात में चक्रवाती तूफान के आने से पहले वलसाड के समुद्र तट पर ऊंची लहरें देखी गई हैं। चक्रवाती बिपरजॉय की चेतावनी के बाद वलसाड प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर तीथल बीच को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। पूर्वोत्तर मध्य अरब सागर में विनाशकारी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय पिछले 6 घंटों के दौरान 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लगभग उत्तर की ओर बढ़ गया है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गोवा से लगभग 700 किलोमीटर पश्चिम में, मुंबई से 630 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में और पोरबंदर से 620 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम में और कराची से 930 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद है। तो चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अब गुजरात में आ गया है। गुजरात के तटीय क्षेत्र में आने से वहां के प्रशासन भी अलर्ट हो गई है। ये केरल में कल पहुंचा था और इसके बाद गुजरात में आने के बाद से संभावनाएं की जा रही हैं कि भारी बारिश और तूफान आने की भी संभावना को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया है। खबर की अहम जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी जूही सिंह। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जो है अपने संसद के सदस्यता से जो है इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, इससे उन्होंने पूरे देश को चौंका दिया है। हाल ही में संसदीय समिति की तरफ से ऐसा कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान जो है बोरिस जॉनसन डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टियों का आयोजन कर रहे थे। हालांकि जॉनसन खुद इस बात से हमेशा नकारते रहे हैं। वो ये कहते रहे हैं कि कोई भी कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया। जॉनसन ने इस मामले में संसद को गुमराह किया था। वह हाउस ऑफ कॉमन्स यानी संसद को कहते रहे कि लॉकडाउन का पालन लगातार किया जा रहा है। इस मामले में उन्हें दंडित किया जा सकता है। 58 साल के बोरिस जॉनसन के खिलाफ एक संसदीय समिति इस बात की जांच कर रही है कि क्या उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाली पार्टियों के बारे में हाउस ऑफ कॉमन्स को गुमराह किया था अथवा नहीं। जॉनसन का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है जब उन्हें सांसद के नेतृत्व वाले विशेषाधिकार से जुड़ी एक महत्वपूर्ण गोपनीय पत्र भी मिला है। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। वाराणसी में महीने में दूसरी बार G20 की अहम बैठक होने जा रही है। इसको लेकर पूरा वाराणसी सज धज कर तैयार है, चमका हुआ है। खबर की अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विकास चौबे। वाराणसी में G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दौर की बैठक कल यानी 11 जून से शुरू हो जाएगी। इस बैठक का मेन थीम होगा वो शहरी विकास पर आधारित होगा कि किस तरह से शहरी विकास को प्रभावित किया जाए और उसका कैसे उद्भव और विकास हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ जब कल
यानी 11 जून से जब ये बैठक शुरू होगी 3 दिवसीय, तो इसके बैठक में जो प्रतिनिधि शामिल होंगे 20 बड़े आर्थिक महाशक्तियों के, जो कि G20 समूह है, इन बैठक में शामिल होने वाले मेहमानों का स्वागत करने के लिए खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर वाराणसी में मौजूद होंगे। आपको बता दें कि एस जयशंकर 4 दिवसीय वाराणसी दौरे पर आज वाराणसी पहुंच रहे हैं और इसमें वो G20 मीटिंग में प्रतिभाग करेंगे। साथ ही साथ जो वाराणसी में जो मेहमान शामिल होंगे, विदेशी मेहमान, उनके स्वागत के लिए भी ये समीक्षा करेंगे कि कोई चूक ना हो और G20 को काफ़ी ज़्यादा सफल बनाया जा सके, सुगम बनाया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली बैठक G20 की, क्योंकि पिछली बार जो बैठक हुई थी अप्रैल में, वो कृषि पर आधारित थी, लेकिन इस बार उसके उलट ये जो बैठक है वो शहरी विकास पर आधारित है। आज जो है वाराणसी में विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही साथ जो है वो तैयारियों का जायजा भी लेंगे कि किस तरह से जो है तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। आपको बताएं कि वाराणसी में जो ये बैठक होने वाली है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं जहां पे बैठक हुई है G20 की अब तक, उसमें वाराणसी सबसे बड़ा एक जिला है जहाँ पर जो है सबसे अधिक बार जो है G20 की बैठक यहाँ पर आयोजित की जा रही है, क्योंकि अपने आप में खास हो जाता है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और सूबे का एक काफ़ी बड़ा एक आध्यात्मिक जो है नगरी कही जाती है वाराणसी, तो ये काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। लेकिन आपको बताएं कि G20 के मेहमानों के लिए तैयारियां जो है मुकम्मल की जा चुकी हैं। वो जब वाराणसी आएंगे तो उनको यहाँ के जो लजीज व्यंजन हैं, जिनको आप जो स्ट्रीट में मिलते हैं, गली में जो फूड मिलते हैं, उनका लुत्फ उठाएंगे। साथ ही साथ जो है गंगा में जो क्रूज चलती है, उन क्रूज में सवार होकर वो यहाँ नौका विहार करेंगे और घाटों पर जो विहंगम नज़ारा है गंगा का, उसका आनंद लेंगे। साथ ही साथ वो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती जो होती है वाराणसी में, उसको भी निहारेंगे और वाराणसी की जो छटा है उसका आनंद लेंगे। लेकिन अब ये बैठक शुरू होने वाली है कल 11 जून से, तो इसमें क्या कुछ खास होता है ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि वाराणसी प्रशासन ने पूरी तरह से जो है अपना काम किया है और मुस्तैद भी लग रही है इस पूरे जो सम्मेलन है इसको लेकर। हालांकि वाराणसी प्रशासन जो है पूरी तरह से तैयार है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो है ये सम्मेलन है वो पूरा होता है। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव 2 दिन के लिए सीतापुर के दौरे पर पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने जन जागरण प्रशिक्षण कार्यक्रम को किया। खबर की अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहित मिश्रा। का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज नैमिषारण में संपन्न हो गया। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव नैमिषारण कल पहुंचे थे। आज उन्होंने प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उनको 2024 लोकसभा चुनाव की जीत का मंत्र भी दिया और उन्होंने बताया कैसे जो पब्लिक है उसे वोट में कन्वर्ट करना है। आपको बता दें कि जो नैमिषारण है उसकी एक अपनी अलग महत्ता है। अखिलेश यादव ने कहा कि नैमिष में जो है नैमिष धाम में ही असुरों का वध हुआ था, इसलिए हम लोगों ने जो आज यहाँ जो दिवसीय प्रशिक्षण किया है वो इसीलिए नैमिषारण से शुरुआत की है। भाजपा के जो टिफ़िन सम्मेलन है उस पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा जो टिफ़िन भाजपाई खा रहे हैं उसमें 2024 लोकसभा चुनाव में हमारे कार्यकर्ता सेंध लगाएंगे और उनके टिफ़िन का खाना भी हमारे कार्यकर्ता खाएंगे। उनका कहना ये था कि जो उनके वोटर्स हैं और जो उनकी वोट बैंक है उसमें हम सेंध लगाएंगे और उसको अपने वोट में कन्वर्ट करेंगे। और आज शिविर समापन के बाद उनकी जन जागरण यात्रा बस के द्वारा निकली, जो मिश्रिख से होते हुए बाय रोड वो सिधौली पहुंचेगी, जहां पर उस यात्रा का समापन कर दिया जाएगा और वहीं से अखिलेश यादव बाई रोड लखनऊ के लिए निकल जाएंगे। सीतापुर से इंडिया वॉइस के लिए मोहित मिश्रा। मिर्जापुर में थाना दिवस पर अधिकारियों ने जन समस्याओं को सुना और लाउड स्पीकर को धीमी आवाज में बजाने के लिए कहा। खबर की अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमलेश कुमार। इस समय मौजूद है मिर्ज़ापुर के कटरा कोतवाली में। आपको बताते चले कि कटरा कोतवाली में आज समाधान दिवस रखा गया था, जिसमें मिर्ज़ापुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पर समाधान दिवस में शामिल थे। जितने लोगों की समस्याएं थी, समस्याएं को रूबरू कराते हुए लोगों की समस्याओं का हल करा रहे। तभी कुछ घंटे हुए हैं, तभी एक बगल में एक हॉर्न की आवाज़ आई, जैसे कि नमाज़ पढ़ने की आवाज़ आई, तो मस्जिद से आवाज़ आ रही थी। तो जो है कि सरकारी मंशा के रूप में जो आवाज़ें थी वो आवाज़ें कुछ तेज़ थोड़ा ज़्यादा थी। जो सरकारी का जो नियम बनाया गया है कि आवाज़ वॉल्यूम करके ही नमाज़ पढ़ेंगे अपनी मस्जिद में, इस हाल
हॉर्न की आवाज़ से कोई अगल बगल या कहीं कोई भी डिस्टर्ब न होने पाए। तभी इन्हें संज्ञान में तुरंत इन्होंने आदेश देते हुए हॉर्न को उतरवाया और उनको चेतावनी दी गई कि अब जाके आपने नमाज पढ़ी जाए और इसको वॉल्यूम जो सरकारी आदेश बनाए गए हैं उसी आदेश पर ही कम वॉल्यूम में ही अपनी नमाज पढ़े और हॉर्न को बजाए। मिर्ज़ापुर से गौरव विश्वकर्मा के साथ कमलेश कुमार की रिपोर्ट। बांदा में शराब की लत ने पत्नी की हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, इसी को बता रहे हैं हमारे सहयोगी संदीप कुमार। बांदा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एक शराबी पति के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें पूरा मामला बांदा जनपद के अतर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत बल्लान गांव से सामने आया है, जहां पर शराब के लती पति ने अपनी पत्नी की एक नुकीले हथियार से गोद करके उसकी हत्या कर दी है। जैसे ही पूरे मामले की जानकारी स्थानीय लोगों को लगी तो स्थानीय लोगों के द्वारा तत्काल पूरे मामले को पुलिस को सूचित किया गया। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ करने में लगी हुई है। अगर और बात करें तो पुलिस के द्वारा पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब देखना यह है पुलिस के द्वारा जांच में और भी क्या तथ्य निकल करके सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार, बांदा। बरेली में बड़ा हादसा होने से टल गया। लखनऊ से हरिद्वार जा रही कार को टैंकर ने टक्कर मारी। इसी की अहम खबर की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सनी गोस्वामी। नेशनल हाईवे पे एक हड़कंप बच गया। आपको बता दें कि सुबह सुबह एक खबर मिली है जो कि लखनऊ से एक इनोवा गाड़ी जा रही थी हरिद्वार। बताया जा रहा है कि वो हरिद्वार दर्शन करने जा रहे थे, गंगा नहाने जा रहे थे गर्मियों की छुट्टियों में। अब बताया जा रहा है जो इनोवा गाड़ी है उसमें 9 लोग शामिल थे। ये बताया जा रहा है कि जैसे ही वो हाईवे पे चल रही थी और एक टैंकर से जो ओवरटेक कर रहा था, टैंकर उसे ओवरटेक कर रहा था, जिसको लेकर ओवरटेक करते आगे से जड़ मार दी। जैसे ही टक्कर मारी है तो उसके बाद में वो 10 फीट से 15 फीट के बीच में खाई में गिर गई, जहाँ पे लगभग गाड़ी आगे से पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, जिसमें बताया गया कि कई लोग, बच्चे सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जैसे ही ये सूचना राहगीरों को पता चलती है, कई राहगीर जो हैं वो घायलों को अपनी अपनी गाड़ियों से और एम्बुलेंस से अस्पताल के लिए भेजते हैं, जिला अस्पताल और निजी अस्पताल भेजते हैं। वही सूचना पर जब फतेहगंज थाना को पता चलता है तो पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है, वह जान बचाव में लग जाती है। और इसको बता दें कि जिस हिसाब से घटना हुई है उस हिसाब से लग रहा था कि गाड़ी को बहुत तेज़ टक्कर मारी है। लेकिन जैसे ही ये पता चला, लोगों को पता चला, जो आसपास के लोग जो जा रहे थे, ड्यूटी जा रहे थे या कोई आ रहा था ड्यूटी से आ रहा था, उसके बाद में लोगों ने इलाज के लिए उनको बरेली भेजा है, जहां ये बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान कुछ लोगों की हालत अभी गंभीर है और कुछ लोगों को मामूली चोट आई है। कैमरामैन दिलशाद के साथ मैं सनी गोस्वामी, इंडिया वॉइस, बरेली। बरेली में 6 जून से गायब नाबालिग लड़की को पुलिस ने सकुशल ढूंढ लिया है। इसी खबर की अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सनी गोस्वामी। मीरगंज थाना क्षेत्र के समीप एक गांव में नाबालिग जो छात्रा थी, लड़की थी, उसको सकुशल बरामद कर लिया। आपको बता दें 6 जून को लड़की अपने घर से निकली थी, कुछ काम को कहकर निकली थी, जिसके बाद में लगातार लड़की गायब थी। थाने में वहां पे उसके लड़की के जब घर वाले आते हैं, वो वहां के ही प्रधान जो प्रतिनिधि है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं, तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाते हैं। आपको बता दें लगभग 96 घंटे के करीब चौथे दिन पुलिस ने सकुशल बरामद करा है। लोकल पुलिस ने बताया है जो 3 टीमें लगी हुई थी, यहाँ पे जो 3 टीमें लगी हुई थी, जो सर्विलांस की टीम थी, लोकल थाने की 2 टीमें लगी हुई थी और एक एसओजी की टीम थी जो लगातार भ्रमण कर रही थी, पूछताछ कर रही थी। कुछ लोगों को उठाया भी गया था पूछताछ के लिए। लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि रात के 2 बजे जो लड़की है वो काशीपुर रेलवे स्टेशन उत्तराखंड में मिली है, वहाँ बैठी हुई थी। पुलिस की टीम वहाँ पर गई थी, 2 दरोगा और एक महिला सिपाही और एक जेंट सिपाही के साथ में जो टीम गई थी, उन्होंने वहाँ से उसे बरामद करा है। जिसके बाद में वो यहाँ पे लेकर आए और बताया गया, उसके परिवार वालों को बताया गया है कि जो लड़की है वो बरामद कर ली है। जिसके बाद में पुलिस वालों ने लड़की के मेडिकल के लिए उसे अस्पताल भेजा है, जहाँ पर उसका मेडिकल हो गया है। अब उसके बयान होंगे, अब आगे देखा जाएगा कि लड़की के बयान में लड़की क्या कहती है, नाबालिग जो 17 साल की जो लड़की है उस बयान में क्या कहती है। क्योंकि आपको बता दें कि पुलिस की गिरफ्त में एकदम प्रधान प्रतिनिधि हैं और कुछ लोगों से उसकी पूछताछ भी हुई है। अब लड़की के बयान के ऊपर होता है कि लड़की अपने जो नाबालिग लड़की है वो क्या कुछ बयान देती है। सनी गोस्वामी, इंडिया वॉइस, बरेली। हरदोई में बुजुर्ग की जो था वो अपनी शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा था, जहां पर पुलिस ने की दरियादिली देखने को मिली है। इसी खबर की अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी। 95 साल के बुजुर्ग को उसके भतीजे ने
परेशान किया और लगातार उसको प्रताड़ना देता रहा। आपको बता दें कि सुरसा थाना क्षेत्र के बुजुर्ग रहने वाले थे, वो अपने घर से चले और आज एसपी साहब के पास पहुंचे और अपनी न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि आपको बता दें उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो किराया भी दे सके टेम्पो का और उस पर बैठकर चले आते किसी साधन से, लेकिन वो 3 दिन पैदल चलकर एसपी ऑफिस पहुंचे। हरदोई के पुलिस कार्यालय में जब पहुंचे हैं तो उनकी सांसें फूलने लगी। सांसें फूलते हुए वहां पे एडिशनल एसपी नरपेंद्र कुमार ने जब देखा उनको तो उनकी सांसें फूल रही थी। उनको तुरंत ही जूस और पानी पिलाया जो कि उनको रिलीफ हुआ और तत्काल प्रभाव से सुरसा थाना अध्यक्ष को निर्देश दिए हैं कि इनके भतीजों को अगर जिस तरीके के वो करतूत कर रहा है उसके खिलाफ मुकदमा लिखकर कार्रवाई करें और इनको बुजुर्ग को तुरंत ही शहर कोतवाल की जीप मंगवाई। उस जीप से उनको उनके घर तक छुड़वाया। देखिए पुलिस का सराहनीय कार्य कितना हरदोई जिले में चर्चा का बना हुआ है विषय। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइज। लखीमपुरी में दुधवा टाइगर रिजर्व में 4 बाघ और 1 तेंदुए की मौत के बाद सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए हैं। इसी खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी राम जी। नेशनल पार्क में जिस तरीके से बाघों की मौत हो रही है, लेपर्ड की मौत हो रही है, वहीं आपको बता दें 45 दिनों में 4 बाघ सहित 1 तेंदुए की जो मौत हो गई है, इस मौत को चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। और वहीं जो वन मंत्री हैं और जो वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको मौके पर जाकर दुधवा नेशनल पार्क का बाकायदा एक रिपोर्ट बना के अपने सौंपने की बात कही है। वहीं आपको बता दें जो वन मंत्री हैं कल बीती रात जो है दुधवा नेशनल पार्क पहुंच के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिस तरीके से बाघ मरे थे वहां उस लोकेशन पे जाके उसकी जानकारी ली है, बैठक ली है। वहीं इसी के चलते दुधवा नेशनल पार्क में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। लखीमपुर खीरी से लेकर लखनऊ तक के अधिकारी मौजूद हैं, हर एक पहलुओं पे जांच कर रहे हैं कि आखिर बाघ की मौत किस तरीके से हो गई। वहीं आपको बता दें जो मैलानी रेंज में जिस दुधवा में एक टाइगर का शव मिला था, उस टाइगर के शव में कीड़े पड़ जा चुके थे, तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही दुधवा नेशनल पार्क के अधिकारियों को देखने की मिल रही है। अब देखने को पड़ेगा कि दुधवा नेशनल पार्क के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं क्या इन पे कार्रवाई हो सकती है। इंडिया वाइज से लखीमपुर खीरी से रामजी सिंह। झांसी के काशीराम पार्क में वक्त की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इसी खबर को बता रहे हमारे संवाददाता अतुल वर्मा। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत काशीराम पार्क के पास आज एक युवक का शव बरामद हुआ। आसपास से निकलने वालों द्वारा इसकी सूचना सीपरी बाजार थाना पुलिस को दी गई। जब इस शव की शिनाख्त की गई तो यह शव कमल सिंह कॉलोनी निवासी 34 वर्षीय सुशांत के रूप में ज्ञात हुआ। इसके बाद सुशांत के परिजनों को सूचना दी गई। मौके पर फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। सीओ सिटी मौके पर पहुंचे। वहां मृतक की पत्नी ने बताया कि उसके दूर के रिश्तेदार अमित से सुशांत का विवाद चल रहा था। सुशांत ऑटो चलाने का और फोटोग्राफी का काम करता है। आज सुबह वह घर से यही कहकर निकला था कि वो अपने काम पर जा रहा है। पत्नी ने यह भी बताया कल देर शाम सुशांत को अमित ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। धमकी देने के बाद 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और सुशांत की हत्या हो गई। पुलिस के लिए जांच का विषय है। जो आरोप पत्नी द्वारा लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सत्यता है। पुलिस अमित की तलाश कर रही है। तहरीर दर्ज कर ली गई है। शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसके बाद पुलिस कार्यवाही में जो तथ्य सामने आएंगे वो आगे आपके सामने रखे जाएंगे। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए अतुल वर्मा। बिजनौर में बाइक और स्कूटी की जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में मां बेटी की मौत हो गई है। खबर की अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जाहिर अहमद। बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र के रायपुर रोड पर देर रात उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब बाइक और स्कूटी की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि एक महिला और एक उसके बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही बाइक सवार जो युवक है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला की तो मौत मौके पर ही हो चुकी थी, जबकि जो 15 वर्षीय बच्चा था उसका वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने गंभीर हालत में उसको हायर सेंटर रेफर किया। अस्पताल ले जाते समय उसकी भी मौत हो गई। परिवार में मां बेटे की मौत से कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर के बुरा हाल है।
साथ ही माँ बेटे की मौत से पूरे इलाके में गम का माहौल है। हादसे बिजनौर में लगातार हो रहे हैं, कई बार लोगों की जान भी जा चुकी है। इससे पहले भी एक दिन पहले बिजनौर के हल्दौड़ थाना क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कार और बाइक की जोरदार टक्कर हुई थी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बर्थडे पार्टी से 3 दोस्त बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे और 10:30 बजे के करीब जब वो बिसाड़ गांव के पास पहुंचे, तभी कार और बाइक की टक्कर हो गई। उसमें 3 दोस्तों की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं बिजनौर जिले में लगातार हादसों से मौत का सिलसिला लगातार जारी है। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। और फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।